एवरीवन, सभी साथियों को आज के लेक्चर में स्वागत है। ये वीडियो तीसरा भाग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर का। इसमें मिरर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन रेडियस, कर्वेचर एंड फोकल लेंथ यानी F बराबर R/2 का निगमन करेंगे और मिरर फार्मूला का भी निगमन करेंगे। साथियों, अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज इस ब्यूटीफुल लेक्चर की। इस साथियों, आपका एक अवतल दर्पण है। प्रश्न ऐसे आएगा परीक्षा में कि गोली दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, या फिर F बराबर R/2 का निगमन कीजिए। अब गोली दर्पण है तो तल भी हो सकता है और आपका अवतल भी हो सकता है। तो M1 M2 आपका अवतल दर्पण है। M1 M2 आपका एक अवतल दर्पण है और इसमें क्या है, P आपका पोल है। पिछली वीडियो में हमने पोल की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, बहुत सारी परिभाषा का अध्ययन किया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों दी है। अगर वो वाला वीडियो आप वॉच करते हो तो आपको बेहतर समझ में आएगा। M1 M2 द्वारा का एक आपका अवतल दर्पण है, इसका पोल है और PC है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होती है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जो आपकी AB कर्ण है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल में हमने पहला ही नियम बताया था आपको, कोई भी कर्ण यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर दर्पण से टकरा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है। दूसरी बात साथियों ये है कि दूसरी कड़ा हमने कहां से डाल दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पहली कड़ा आपकी AB टकराने के बाद कहां से गई, F से गई, और दूसरी कड़ा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली, टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से लौट गई। तो ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, F पर। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल साथियों कई हो सकते हैं। दर्पण में कोई बिंदु लो, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। दर्पण के बिंदु और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपकी नॉर्मल होगी। तो इसी क्या है, आपकी नॉर्मल है। यहाँ परावर्तन हो रहा है, इस एंगल को हमने I मान लिया, I माने आपतन कोण। इस एंगल को हमने R मान लिया, यानी कि आपका परावर्तन कोण। आपतन कोण की परिभाषा हमने आपको बताई है कि आपतित कण और अवलंब के बीच बना कोण, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी आपतित कण है। इसके बीच जो कोण बन रहा है वो आपका आपतन कोण होगा। और आपका आप है परावर्तन कोण। परावर्तन कौन होता है, नॉर्मल और परावर्तित कण के बीच जो बना कोण होता है वो आपका परावर्तन कोण होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर I बराबर R समीकरण 1 यानी परावर्तन के नियम से। I बराबर R हम कह सकते हैं परावर्तन के नियम से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए, ये वाली कण और ये वाली कण कैसी है, आपकी समांतर है। हम आपको थोड़ा समझाएंगे समांतर रेखा के बारे में। अगर ये समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, अगर एक तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काट रही है तो क्या होता है कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कौन होगा साथियों, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। एकांतर कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण एक छोटे होता है, ये वाला कोण इसका एकांतर होगा और ये वाला कोण इसका एकांतर होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर इस कोण को हम अल्फा मान लें, तो I अल्फा के बराबर हो जाएगा। I बराबर अल्फा कैसा कोण हो गया आपका, ये साथियों को कोइंटीनियर एंगल है, एकांतर कोण। एकांतर कोण हमने अभी हाल समझाया आपको, इसका एकांतर J और इसका एकांतर J आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं यदि दो पैरेलल लाइन है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। समीकरण 1 2 की तरफ बात करें, समीकरण 1 और दूसरे, अगर 1 2 की बात करें, I R के बराबर है, I अल्फा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं R अल्फा के बराबर होगा, 100% होगा। I R के बराबर और I अल्फा के बराबर है तो R अल्फा के बराबर होगा। आप इसको ऐसे समझिए, राम लिख दिया मैंने, ये श्याम लिख दिया मैंने, ये मोहन लिख दिया। राम श्याम हो गया, राम श्याम का भाई है। ठीक है। और श्याम मोहन का भाई तो 100% राम मोहन का भाई होगा। ठीक है, वही काम है। I R के बराबर है, यानी श्याम को आप I के स्थान पर सपोज करके देखिए। ठीक है, I R के बराबर, I अल्फा के बराबर तो 100% R अल्फा के बराबर होगा। तो हाई स्कूल में कक्षा 9 में बात पढ़ी होगी आपने कि एक अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में क्या है, अगर कोण बराबर है, अगर उस त्रिभुज के कोण बराबर है तो उनकी समूह भुजाएं बराबर होती है। इस कोण के सामने J साइड आ रही है, इस कोण के सामने J साइड आ रही है। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि अगर कोण बराबर है तो उनके समूह भुजाएं भी बराबर होगी। वही हाल इसमें देखिए, R के सामने कौन सी भुजा आ रही है, CF। R के सामने आपकी आ रही है CF, R के सामने आ रही है CF, अल्फा के सामने आ रही है आपकी BF। तो हम कह सकते हैं CF बराबर BF। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में जो दर्पण है बहुत छोटे द्वारक के हैं।
ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण M1 M2 का, दर्पण M1 M2 का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आप विचार करिए, अगर यही दर्पण साथियों इस साइज में हो, बहुत छोटे साइज में हो, तो जे वाला बिंदु बी है, इसके नजदीक सेट होगा, ठीक है। अगर जे वाला बिंदु मान लो सपोज यहाँ है, तो आपको क्या लगता है जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये हो जाएगी। क्या समझ रहा है? तो कहने का मतलब हुआ कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। आप यहां से आइडिया लगाइए आप, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर सी एफ और बी एफ बराबर पी एफ, वही हाल। राम सैम का भाई, सैम मोहन का भाई, तो 100% मोहन सैम का भाई, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसा, इसमें कौन सी चीज कॉमन है, बी एफ कॉमन हटा दो, तो यहां से एक बात निकल के आएगी, सी एफ बराबर पी एफ, ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि कौन किसके बराबर, जो चीज कॉमन उसको हटा दो। यहाँ कॉमन क्या था, आर कॉमन था, आई कॉमन था, आई हटा दिया मैं, आर बराबर एल्फा आर, ठीक है। कोई चीज अभी कॉमन होने चीज को हटा दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो सी से पी तक की डिस्टेंस है, जो सी से पी तक की डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ठीक है। उसको आर से लिखा जाता है। ये दो भागों में बटी है सी एफ, ये दो भागों में बटी है सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। तो सी एफ है वहां पी एफ रख सकते हो, तो जहां सी एफ है वहां पी एफ रख दिया मैंने, तो ये आया पी एफ प्लस पी एफ। तो आर बराबर कितने पी एफ हो गए आपके, 2 पी एफ हो गए, आर बराबर 2 पी एफ। अब एक बात आपको और समझनी है, वो बात ये रही कि प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो इसको स्मॉल एफ से लिखा जाएगा, किससे, स्मॉल एफ से। तो यहां लिख देंगे हम आर बराबर क्या लिखेंगे, 2f, आर बराबर लिखेंगे 2f एंड देयरफॉर वी कैन से f इक्वल टू r बाई 2। ये साथियों आपको प्रूव करना, ये सूत्र अवतल दर्पण के लिए है, यही सूत्र आपका उत्तल दर्पण के लिए है। तो अब डिस्कस करेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका अवतल दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यानी कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए एक ही सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। तो अवतल दर्पण में सूत्र साथियों कैसे निकलता है, इस बात का निगमन कर रहे हैं। तो M1 M2 द्वारक का एक आपका अवतल दर्पण है, M2 द्वारक का एक आपका अवतल दर्पण है, PC इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और AB ऊंचाई की वस्तु रखी हुई है। इमेज बनाने के नियम में हमने आपको समझाया था कि अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, आपकी मुख्य फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी बात साथियों हमने समझाई थी, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। कोई दो किरणें कहीं भी काट जाए, इमेज वहीं बन जाती है। तो यहाँ काट रही है, यहां से लंब डाल दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ए डैश बी डैश ये आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है। अगर इस परिस्थिति में आपसे पूछें कि इमेज कैसी है, तो आपकी वास्तविक के उल्टी वस्तु से छोटी है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। इतनी बात समझ आ रही है आपको। अब एक शब्द प्रयोग करेंगे हम, सर्वांगसम त्रिभुज या समरूप त्रिभुज, दोनों में अंतर समझ लीजिए साथियों। ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज, और एक त्रिभुज हमने ये बना दिया, ये भी समकोण त्रिभुज है लेकिन थोड़ा आकार में कैसे बड़ा है। इसका नामकरण कर दिया हमने ए बी सी, इसका भी नाम दिया हमने ए और बी और सी। दोनों की साथियों जो आकृति है वो एक ही है लेकिन आकार अलग अलग है, यानी दोनों समकोण त्रिभुज हैं लेकिन दोनों आकार में कैसे हैं, छोटे हैं। ऐसे त्रिभुजों को बोलते हैं समरूप त्रिभुज। दोनों आकार में बराबर हो जाते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं। जैसे ये हाथ का पंजा और ये हाथ का पंजा अगर रख दें हम, तो ये वाला हाथ का पंजा इस वाले हाथ के पंजे को पूरा पूरा टकरेगा, पूरी पूरी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये वाला हाथ का पंजा ये वाले हाथ का पंजा कैसा है, सर्वांगसम है ना कि समरूप है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो ये जो है त्रिभुज आपके कैसे हैं, ये त्रिभुज है आपकी समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं है। अब एक शब्द और आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा। अगर इसको उठा के इस पर रखोगे तो ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड पर पड़ेगी,
तो ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग है। तो अगर एक हाथ का पंजा दूसरे हाथ के पंजे पर रखें, अंगूठा अंगूठा पड़ेगा तो अंगूठा अंगूठा करस्पॉन्डिंग है, ये तर्जनी उंगली तर्जनी पड़ी हो, तर्जनी उंगली तर्जनी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, वो यार इसमें करेंगे। इसमें आपको दो तरबूज दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको दो तरबूज दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, एक ये तरबूज और एक ये तरबूज, एक ये तरबूज और एक ये तरबूज। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। ऐसा तो हमारा पहले इनकी बात कर लेते हैं। तरबूज ए बी सी, तरबूज ए बी सी और तरबूज, इसका नाम क्या है ए डैश बी डैश सी, इसका नाम है ए डैश बी डैश सी, समरूप त्रिभुज है। कैसे साथियों है, समरूप त्रिभुज है। इनकी जो आकृति है वो एक ही है लेकिन आकार अलग नहीं है। तो समरूप त्रिभुज का मतलब क्या कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसकी साथियों लंबवत भुजा है ए भी ले लो आप, बड़े वाले त्रिभुज की। तो लंबवत भुजा हमने क्या ले ली, ए भी ले ली। आप इसकी भी लंबवत भुजा लो, छोटी वाली ई डैश बी डैश। यहां तक बात समझ में आई हमारी, यानी खड़ी भुजा बटे खड़ी भुजा। अब पड़ी भुजा लेटी हुई भुजा, क्षैतिज भुजा, इसकी भुजा क्या है आपकी बीसी है, तो यहां लिख दिया हमने बीसी बटे इसकी क्या हो जाएगी बी डैश सी हो जाएगा। तो इसकी भुजा होगी आपकी बी डैश सी। समीकरण इसको एक आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हुई। क्या किया मैंने, इस वाले त्रिभुज को लिया मैंने, ये आपकी समरूप त्रिभुज है। तो इसकी लंबवत भुजा है और इसकी जी लंबवत भुजा है, तो लंबवत भुजा बटे लंबवत भुजा। ठीक है, ये क्षैतिज है तो बीसी क्षैतिज, इसकी क्षैतिज क्या है बी डैश सी डैश। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, छोटा वाली, इसका नाम ए डैश बी डैश एफ। यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज, इसका नाम देखिए, इसका नाम हो जाएगा एम एन एफ, और त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। ये समरूप त्रिभुज है। तो अब क्या करेंगे, सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। बड़े वाले त्रिभुज की खड़ी भुजा क्या है एम एन, तो यहाँ पे एम एन लिख दीजिएगा, एम एन। इस वाले की खड़ी भुजा क्या होगी ए डैश बी डैश, तो एम एन बटे ए डैश बी डैश। इसकी क्षैतिज क्या है, इसकी क्षैतिज है एफ एन बटे इसकी हो जाएगी वी डैश वी डैश। समीकरण नंबर साथियों ये हो गया आपका। तो कोई नया काम नहीं किया, जो समरूप त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमने करके लिखा। आप क्या करेंगे, आप एम एन किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो जहां पर साथियों एम एन है वहां पर हम ए बी लिख सकते हैं, जहां पर एम एन है वहां पर हम ए बी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो एम एन के स्थान पर हमने ए बी लिख दिया, तो जी हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एन बटे बी डैश। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया आपका। देखिए जहां पर एम एन था वहां हमने ए बी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब 1 और 3 की तुलना करो आप। साथियों क्या है कि m1 m2 है, बहुत छोटी द्वारक का दर्पण है। बहुत छोटे द्वारक का दर्पण का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बिंदु m साथियों बिल्कुल इसी के यहाँ सेट हो जाएगा, p के स्थान पे सेट हो जाएगा। जब p के लगभग सेट हो जाएगा तो इस पर अगर परपेंडिकुलर इस लंब में ड्रॉ करेंगे तो ये वाला n बिंदु और नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आ जाएगा। तो फिर जो अभी जो डिस्टेंस देख पा रहे हैं, देखिए जे वाला बिंदु बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, तो फिर डिफरेंस ये बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम हो जाएगा तो फिर चाहे पी एन का हो या चाहे पी एफ का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक साथियों ये डिफरेंस ज्यादा है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं कह सकते। जब डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, जे वाला बिंदु उसी के नजदीक सटीक हो जाएगा, तो फिर हमें कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। यानी एन पी के बिल्कुल नजदीक हो जाएगा तो पी एन और फिर पी एफ लगभग बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ पी लगभग बराबर हो जाएंगे किसके, एफ पी क्या लें, या फिर हम क्या लेंगे पी एफ। इस शत्रु लगभग कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एफ एन। यानी कि जी बिल्कुल नजदीक हो जाए पी एन और फिर पी एफ। इसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, देखो ये दूरी जो आपकी पी एन है, क्या दूरी है कि जो डिस्टेंस आपकी पी एन है, जो डिस्टेंस आपकी पी एन है पर वो डिस्टेंस पी एफ के बराबर हो जाएगी। देखिए ये बिंदु इसके नजदीक सेट कर दो आप बिल्कुल, तो फिर जितनी पी एन है फिर उतनी ही पी एफ हो जाएगी। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पी एन सॉरी एफ एन लगभग बराबर हो जाएगी एफ पी के, लगभग बराबर हो जाएगी एफ पी के। तो यहाँ पर एफ एन है, एफ एन के बराबर पी एफ रख देंगे हम,
ये समीकरण बनेगा आपका ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, जहां पर एफ एन हमने रख दिया पी एफ बटे ये लिख दिया हमने वी डैश। समीकरण कितना हो गया? समीकरण 4। समीकरण 4 हुआ। समीकरण 1 और 4 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और 4 की तुलना करो। समीकरण 1 और समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर करो तुलना। क्या है देखिए, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश। तुलना करने को हमें बेसिक आइडिया दें आपको, जो चीज कॉमन वो हटा दो। कॉमन क्या है देखिए, इतनी चीज यहाँ पर है, इतनी चीज है आपकी ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहां भी आपकी इतनी ही चीज है ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये हटा दो। क्या मिला आपका? वीसी। आपको मिला वीसी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू, क्या मिला आपको? पी एफ बटे बी डैश एफ। ई साथियों मेरा समीकरण बनके आया। यहाँ पर 2-3 बातें और यूज करेंगे हम। एक यू बनाएंगे, एक वी बनाएंगे और एक हम एफ बनाएंगे। आप ना समझ लेते हैं यू बी एफ होता क्या है। लेंस में जो डिस्टेंस होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, और जो आपके दर्पण यानी मिरर में जो डिस्टेंस नापते हैं वो पोल से नापते हैं। कहां से नापते हैं? पोल से। तो पोल से लेके वस्तु तक की दूरी यानी ऑब्जेक्ट तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। कहानी क्लियर हुई? और दर्पण के ध्रुव से जहां पर प्रतिबिंब बनना है वहां तक की दूरी को हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। और दर्पण के ध्रुव से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को यू लिख दिया, दर्पण के ध्रुव से जहां पर इमेज बन रही है वहां तक की दूरी को हमने वी लिख दिया, और दर्पण के ध्रुव से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हमने स्मॉल एफ लिख दिया। अब एक बात और समझ में आपको, दर्पण के ध्रुव की बाईं ओर की दूरियां सभी नेगेटिव ली जाती है, और दर्पण के ध्रुव की दाईं ओर की दूरियां सभी पॉजिटिव ली जाती हैं। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये भी आपको बात याद रखनी है। इस तरह की नेगेटिव, इस तरह की पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो देखिए पी आपकी पी पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से लेके वस्तु तक वीपी, जो वीपी होगा वो आपको यू के बराबर होगा। जो आपकी वीपी दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? माइनस यू के बराबर होगी। ये भी बात आपको समझनी है, क्योंकि ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी है उसको यू लिखा जाता है। अगर आपकी बाईं ओर है तो नेगेटिव लिखी जाएगी। और यहाँ इमेज बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी वी डैश, यहाँ पे लिखेंगे हम पी वी डैश बराबर लिख दिया माइनस का वी। ओके, और पी एफ जो है आपका, जो आपका पी एफ वो है माइनस का एफ, पी एफ है जो है वो आपका माइनस का एफ। यानी सभी दूरियां हमने बाईं ओर नापी। अब देखिए जो वीसी है, ये दूरी वीसी, इस दूरी क्या लिखेंगे? पूरी दूरी से यदि इतनी घटा दी जाए, पूरी दूरी से इतनी घटा दी जाए तो आपकी बीसी बन जाएगी। तो पूरी क्या है? पीबी। जो पूरी दूरी है आपकी वो है आपकी पीबी। कितना घटा दिया हमने पीसी घटा दिया, पीसी। तो ये हो गया आपका पीसी बटे बी डैश सी पे आ जाइए। इतना लिखना है मुझे, इतना बी डैश सी, केवल इतना। तो पूरी दूरी इतनी से इतना घटा दो। पूरी क्या है आपकी? पीसी। पूरी दूरी है आपकी पीसी माइनस कितना घटा रहे हैं? पी वी डैश घटा रहे हैं। तो यहां लिख दिया हमने पी वी डैश बराबर। अब पी एफ क्या है? पी एफ का मान आपको डायरेक्ट दिए है, क्योंकि पी एफ क्या है? फोकल लेंथ, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो पी एफ को हमने जी क्यों रखा? पी एफ बटे अब बी डैश एफ लिखा। देखिए बी डैश एफ इतना लिखना छोटा सा। तो पूरी कितनी है आपकी? पी बी डैश। तो पूरी है आपकी पी बी डैश माइनस कितना घटाएंगे? देखिए पी एफ घटाएंगे, पी एफ। तो ये लिख दिया हमने पी एफ। यहां तक की बात क्लियर होगी? अब सभी मान इसमें चिन्ह शर्त रखे जाते हैं, ठीक है। और ये भी आप थोड़ी बात समझ लीजिएगा। जो सीपी है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या होगी। पोल से लेके रेडियस ऑफ सेंटर, पोल से लेके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको हम आर लिखते हैं, और बाईं ओर नापी के जरिए नेगेटिव लिखी जाएगी। अब सब मान भरना है इसको, ठीक है। पीवी क्या है बोलिए? पीवी लिखा है माइनस का यू, तो माइनस का यू लिख दीजिए माइनस। पीसी क्या है? पीसी है आपकी माइनस का आर, तो माइनस का आर लिख दीजिएगा बटे पीसी क्या है? पीसी है माइनस का आर, और पीवी डैश क्या है? माइनस का वी, तो यहाँ पर माइनस का वी लिख दो।
ठीक है। और पी एफ क्या है, पी एफ है माइनस का एफ बटे पी बी डैश क्या लिखा है माइनस का बी। यहां तक आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। एक रिलेशन बताया था हमने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक हमने रिलेशन बताया था आपको वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में। क्या लिखवाया था देखिए, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, इसका मीनिंग हुआ आर बराबर टू है। आर बराबर क्या हुआ साथियों, टू है। जहां आर लिखा है वहां क्या लिखेंगे, टू एफ लिखेंगे। यहां इसको रिप्लेस करेंगे तो माइनस का यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर हो जाएगा प्लस आर। तो जहां प्लस आर है वहां क्या लिख देंगे हम, टू एफ लिख देंगे। टू एफ बटे ये माइनस का आर, तो यहाँ माइनस का टू एफ लिख दिया मैंने। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का भी, ये हो जाएगा माइनस का एफ बटे माइनस का बी। सही होगा ऐसे। यहाँ जी मिस्टेक होगी यार, ऐसे जो मान रखो ना हमने पी बी डैश। हाँ तो पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ की वैल्यू है माइनस का एफ, माइनस का एफ। ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का एफ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। इस क्लास में करो तो पहले वी का कर लो, वी का यू में करेंगे तो क्या आएगा यू वी, फिर माइनस इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा टू वी एफ, एफ का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा यू एफ, एफ का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एफ स्क्वायर आ जाएगा बराबर, एफ का इसमें करेंगे तो क्या आएगा टू एफ स्क्वायर, एफ का इसमें करेंगे तो क्या आएगा वी एफ। देखिए आप थोड़ा गौर करिए, समझने की कोशिश करिए। टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप पक्षांतर कर लो। ये जो टू एफ हमने इधर भेज दिया, इधर जो वी है इधर कर लिया, ये है आपका यू वी, यू वी, और ये लिखा है माइनस का यू एफ, ये लिखा है माइनस का यू एफ। इसको हमने पक्षांतर कर दिया, उस तरफ लिखा है माइनस का वी एफ, इसको पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया ये आपका टू वी एफ। तो ये आएगा यू वी माइनस का यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। ओके, अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करेंगे तो ये मिलेगा आपको यू वी एफ, ये मिलेगा आपको यू वी एफ, और ये मिलेगा यू वी एफ। यू से यू कटेगा, वी से वी कटेगा, ये आपको वन अपॉन एफ मिल जाएगा माइनस का। यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा तो माइनस का वन अपॉन वी मिल जाएगा। इधर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी, सॉरी एफ से एफ कटेगा, वी से वी कटेगा, एक बटे यू मिलेगा। इसको पक्षांतर कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा एक बटे एफ इक्वल टू एक बटे यू प्लस एक बटे